वैसे तो बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन एक गांव में बरगद पेड़ के नीचे बैठकर सास शारदा और बहू अनामिका को किसी और चीज की ही ज्ञान प्राप्ति हुई। उन्हें नकली हीरो का व्यापार की परिकल्पना सूझी। बड़े ही आसानी से पैसे कमाने का उन्होंने ये अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है, ये सोचकर ही दोनों बहुत खुश हो गई। अरे वाह बहू, वाकई ये हमारी जिंदगी को बदल देने वाली परिकल्पना है। बिना देर किए हुए हमें इस परिकल्पना पे अमल करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उस बाप बेटे को दिखा देना है कि हम सास बहू भी कमाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सासू माँ, हम नकली हीरो का व्यापार करने जा रहे हैं। थोड़ी भी भूल चूक हुई तो हमें जेल के पीछे जाने में देर नहीं लगेगी। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है, याद रखिएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी बहू। कुछ दिन तक हम नकली हीरे बेचेंगे, फिर हम अपना बोर्ड ही बदल देंगे। फिर किसी को पता नहीं चलेगा हम कौन है, कहाँ पे रहते हैं। हम तक कोई नहीं पहुँच पाएगा और ऐसे हम तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। सासू माँ, अच्छा है कि हम इस बरगद के पेड़ के नीचे आए। यहीं पे बैठ के हमें तरकीब मिली। अब हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे बेवकूफ बना के हीरे बेचे। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अब तुम देखो मैं कैसे क्या क्या करती हूँ। सास बहू ऐसे पैसे कमाएंगी जिसे देखकर बाप बेटे को शौक लगेगा, बिल्कुल करंट शॉक की तरह। चलो अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं। बहू को ऐसा कहने के बाद शारदा बहू को साथ लेकर वहाँ से अपने घर लौट आती है। हम जब दुखी होते थे, ये बाप बेटे हमें कितनी बात सुनाते थे। हाँ सासू माँ, अगर हम कोई बिस्किट खा लिए या फिर कोई 10 रुपए का आइसक्रीम या कोई फल तो कहने लगते थे पैसे कहीं पेड़ पे नहीं उगते। पैसे कमाओगे तब पैसों की कीमत समझ आएगी, घर बैठे रहोगी तो पैसों की कीमत क्या समझोगी। इस तरह पिताजी आपको और आपका बेटा मुझे कितनी बात कहते थे। बिल्कुल ठीक कहा बहू, अब उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। हम गांव के अंत में बरगद पेड़ के नीचे जाके बैठे। जो ज्ञान हमें वहाँ मिला कहीं नहीं मिला। जब हम वहाँ गए थे कितने दुखी थे, पर आने से पहले नकली हीरो का व्यापार की परिकल्पना लेकर हम घर लौट आए। इस तरह बात करते करते शारदा और अनामिका अपना घर पहुँच गयी। शारदा जाके सोफे पे बैठ गई और टीवी देखने लगी और अनामिका सीधा किचन चली गई। बहुत सर दर्द हो रहा है, मुझे गर्मा गर्म स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए। ऐसा सोचकर वो चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय बना के 2 कप में डाल के अनामिका सीधा उसे हॉल में ले आती है, सासू माँ को देती है। फिर सोफे पे बैठ के दोनों चाय पीने लगती है। जब शाम हो जाती है तो दोनों के पति प्रसाद और रमेश अपने अपने ऑफिस से लौट आते हैं और लौट के देखते हैं कि सास बहू दोनों आराम से सोफे पे बैठ के चाय पी रही है। ये देखकर प्रसाद को बड़ा गुस्सा आता है। ये क्या है शारदा? ये सुनते ही सास बहू हड़बड़ा के खड़ी हो जाती है और बड़ी बड़ी आंखें करके दोनों को देखने लगती है। शारदा, चाय तभी पीना चाहिए जब बहुत ज्यादा तुम्हारा सर दर्द हो या तुम दुखी हो। ऐसे रोज रोज पीना ठीक नहीं है। अगर दूध पीने का मन हो तो चावल धोकर पानी पी सकती हो। बहुत सर दर्द हो रहा था तभी चाय पी रहे थे। जिनका सर ही नहीं है उन्हें सर दर्द भी होता है। 1 लाख रुपए दे दो, फिर हम सास बहू से 1 करोड़ बना के वापस करेंगे। तुम करोड़पति हो जाओगे, फिर हम तुम्हें राजा की तरह बैठा बैठा के खिलाएंगे। पर कैसे अनामिका? इसमें बरगद पेड़ का रहस्य है। बरगद पेड़? तुम लोग वहाँ क्यों गए थे? वहाँ हम क्यों गए थे बताओ? नाम काफी नहीं है समझने के लिए। उनकी बातें सुन के प्रसाद बिना कुछ कहे चुपचाप अपने बेडरूम में चले जाते हैं। वहाँ वो अपने पुराने ट्रंक खोलकर वहाँ से 1 लाख रुपए लेकर वो सीधा हॉल में चले आते हैं। सास बहू को दे देते हैं। ये देखकर शारदा अनामिका बहुत खुश होती है। 2 दिनों के बाद वो एक दुकान भाड़े पे लेते हैं नकली हीरे का व्यापार शुरू करने के लिए। अब लोग क्योंकि हीरे के शौकीन थे, इसीलिए उनके दुकान हीरे खरीदने आए। अब चूंकि बहुत ही चमकीले और आकर्षक थे, इसीलिए कई लोग उन्हें खरीदते हैं। हीरे के ग्राहकों को देखकर ये जानबूझ के हीरे का भाव बढ़ा दिए और उनके सामने बड़े प्यार से घटा के उसे बेचने लगे। उन्होंने सभी से कहा कि अपने परिचितों को वहाँ पे जरूर ले आए। सभी ने उन्हें हाँ भी कहा। हीरे की तरह मोती भी उन्होंने कम भाव में देने लगे। इस वजह से उनका अच्छा खासा प्रचार भी हुआ। कई जगहों पे उन्होंने बैनर भी लगाया, दीवार दीवार पे पोस्टर भी चिपकाए गए। पर इसके बावजूद सास बहू हर एक छोटी छोटी चीज का बड़ा ख्याल रख रही थी ताकि लोगों को उन पर किसी भी तरह का कोई शक ना हो। इस तरह सास बहू का ये नकली व्यापार
आसमान छूने लगा। हर दिन वो दोनों काफी देर तक रुकती थी और पैसों का बंडल बैग में लेकर घर लौट आती थी। वो प्रसाद और रमेश को पैसे दिखाती थी और उन्हीं को पैसे जमाने को कहती थी। पैसे देखकर बाप बेटा बहुत ही खुश होते थे, पर ये समझ नहीं पा रहे थे कि शारदा और अनामिका इतने पैसे कमा कहाँ से रही है। एक दिन दुकान पे श्रीलता और सुकन्या नाम की दो धनी महिला आती है। वेलकम मैडम, यहाँ बैठिए। ऐसा कहने पे श्रीलता और सुकन्या वहाँ पे रखे चेयर पे बैठ जाती है। बताइए मैडम, आपको किस तरह के हीरे चाहिए? तुम्हारे दुकान में जो जो हीरे हैं हमें दिखाओ, जो हमें पसंद आएंगे हम ले लेंगे। ठीक है मैडम। ऐसा कह के अनामिका उन्हें तरह तरह के हीरे लाकर दिखाने लगती है। वो देख रही थी, पर शारदा अनामिका उन्हें ही देख रही थी। उन्होंने कुछ हीरे के सेट पसंद किए, फिर पैसे देकर वो हीरे लेकर वहाँ से वो दोनों चली गई। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन सास बहू घर के ही मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आरती करती है, नारियल फोड़ती है, फिर वो अपने हीरे के दुकान में आती है। हर दिन की तरह उस दिन भी उन्हें लगा कि आज भी वो अच्छा खासा पैसे कमाएंगी। तभी वहाँ पे पुलिस लेकर आम जनता सास बहू के नकली हीरे के दुकान पे आते हैं। पुलिस को देखते ही सास बहू बहुत डर जाती है। पुलिस के कुछ कहने से पहले ही शारदा अनामिका हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। सास बहू समझ जाती है कि पुलिस को पता चल गया है कि सास बहू का ये नकली हीरे का व्यापार है। नकली हीरे बेचने के जुर्म में हम तुम दोनों को अरेस्ट करते हैं। सास बहू के हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। जो लोग सास बहू के दुकान पे आए थे वो गुस्से से उन पे पत्थरबाजी करने लगते हैं, यहाँ तक कि उनकी धुनाई करने लगते हैं। पुलिस उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आती है। उन दोनों को वहाँ लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था सासू माँ, कभी भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है। पर मुझे नहीं पता था वो दिन इतना जल्दी आ जाएगा। पुलिस के कुत्ते सूंघते हुए चोर को पकड़ ही लेते हैं। उनमें से कौन पुलिस का आदमी था मैं बस वही नहीं पहचान पाई। ठीक है सासू माँ, अब डर के कोई फायदा नहीं। हमने अच्छे पैसे कमा लिए हैं। आपके बेटे और पिताजी को मामला पता चल गया होगा, वो बेल के पेपर लेके आ ही रहे होंगे। जब वो चर्चा कर ही रही थी तभी प्रसाद और रमेश पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। सास बहू को जेल में देखकर कहा कि उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी, और इस तरह सास बहू को जेल हो जाती है। बाहर से प्रसाद आते हैं और आंगन की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। शारदा, अनामिका, ये सास बहू कहाँ हो? उनकी आवाज सुनकर सास बहू शारदा और अनामिका दोनों एक साथ प्रसाद के पास आती हैं। उन्हें देखकर, अरे बहू, जरा पानी पिलाओ। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर वो पानी लाने के लिए चली जाती है। शारदा, मिर्ची पकौड़े बेचने के लिए तुमने पैसों का इंतजाम किया? नहीं जी, कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे। मुझ पे भरोसा करके कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। हाँ, तुम्हारा सड़ा हुआ मुँह देखकर लोग यही सोच रहे हैं कि तुम्हें पैसे देकर अपनी इज्जत क्यों गंवाना। मुझे तो यही लग रहा है शारदा। तो आपका चेहरा कामदेव जैसा है क्या? हाँ, हमारे मुंह पे तो जो आता है मन में वो कहती हो, चिल्लाती हो, लेकिन लोगों को नहीं कह पा रही हो कि मिर्ची पकौड़ा का व्यापार करना है, उधार में पैसे चाहिए। कहा था, पर तुम पे किसी को भरोसा नहीं है, इसलिए पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर मैं जहाँ से पैसा मांगा वहाँ से पैसे कैसे मिल गए? देखो, मैं पैसे लाया हूँ। फिर प्रसाद जो पैसे लेकर आए थे वो पैसे वो शारदा को दिखाते हैं। वो पैसे देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। तब तक अनामिका पानी ले आकर प्रसाद को पीने के लिए देती है। प्रसाद पीते हैं। बहू, ये लो, ये पैसे लो। ये पैसे मिर्ची पकौड़े के व्यापार के लिए है। जहाँ काम करता हूँ ये पैसे वहाँ से लाया हूँ। थोड़ा थोड़ा तनख्वाह से वो काट लेंगे। इन पैसों से तुम और तुम्हारी सास अपना व्यापार शुरू करो। प्रसाद वो पैसे देने जा ही रहे थे। अरे पिताजी, घर की मुखिया सासू माँ है ही, तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप उन्हें ही दीजिए। मुझे नहीं चाहिए बहू, तुम ही लो। तुम्हारी तरकीब है, तुम्हारा व्यापार है, तुम्हें ही मिर्ची पकौड़ा बना के बेचना है, तुम्हें ही उधार चुकाना है। आखिरकार तुम ही कर्जदार होगी, तुम ही लो। तुम्हारी सासू माँ ने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन पिताजी, आपने इस तरह से उधार लिया, ये क्या अच्छा है आपके लिए? अनामिका की ऐसी बातें सुन के सासू माँ जोर जोर से हंसने लगती है। अनामिका गुस्से से सासू माँ को देखती है। अब तक पता था सारी महिलाएं
एक ही तरह की बातें करती है, पर आज पता चला सास बहू तो एकदम अलग है। मैं इस बीच में नहीं हूँ। अगर तुम्हें मिर्ची भाजी का व्यापार करना है तो पैसे ले लो, नहीं तो वापस ले जाता हूँ। ऐसा कहते ही अनामिका झट से उन पैसों को ले लेती है। फिर वो अपनी सास को साथ लेके बाजार जाती है और वहाँ से मिर्ची भाजी के लिए सारे जरूरतमंद चीजें खरीद के ले आती है। फिर अच्छा दिन देखकर वो बाजार के बीचों बीच मिर्ची भाजी का ठेला लगाती है। तभी एक दिन सास बहू मिर्ची धोने के दौरान बातचीत करती है। सासू माँ, क्या मैं मिर्ची के डंडी को हटा दूं या फिर ऐसे ही रहने दूं? हे भगवान, तुम ऐसे मिर्ची पकौड़ा बेचोगी? फिर शारदा मिर्ची पकौड़ा के लिए घोल बनाने लगती है। घोल बहुत ही चिपचिपा था। शारदा को शक होता है। फिर वो मनी मन सोचती है, ये आटा देखकर मुझे तो पूड़ी का आटा लग रहा है। बेसन का आटा मांगा था, ये मैदे का आटा लेकर आई। बहू मिर्ची पकौड़ा बेच के पैसे कमाएगी या उल्टे हम ही लोग को देखना पड़ेगा, ये और इसके मिर्ची पकौड़े। ये सब सोचकर शारदा ऊंची आवाज में अनामिका से कहने लगती है, अरे मेरी मिर्ची बहू रानी, मिर्ची पकौड़ा बनाने के लिए आटा लाने को कहा था। ये कैसा आटा है, बहुत चिपचिपा है। माँ जी, आपने आटा लाने को कहा, मैंने सफेद डब्बे से आपको आटा लाके दे दिया। अब मुझे क्या पता वो आटा इतना चिपचिपा है तो। उस डब्बे में गेहूं का आटा है। तुम्हें नहीं पता गेहूं का आटा क्या होता है? हम बहुत गरीब थे ना सासू माँ। मेरी माँ ने कभी भी किसी भी तरह की मिठाई नहीं बनाई। किस आटे का कहाँ इस्तेमाल होता है इसलिए मैं नहीं जानती। वैसे मिर्ची भाजी के लिए कौन सा आटा लगता है माँ जी? शारदा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। वो अपना सर पकड़ लेती है। उधर ठेले पे लकड़ी के चूल्हे के ऊपर रखे कढ़ाई में तेल जल रहा था। माँ जी, लगता है कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है। ला के मेरे सर पे डाल दो और मेरा दिमाग भून दो। ओफो माँ जी, अभी मजाक करने का वक्त नहीं है। हमारे आसपास के ठेलों को देखिए, वहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है और हमारे ठेले के पास तो कोई भी नहीं आया है। ऐसे कैसे चलेगा बताइए? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन से आटे का इस्तेमाल होता है। तुम अगर ऐसी हो तो यही होगा ना। अरे सासू माँ, अब क्या करें? और क्या करोगी, आज के लिए बहुत हो गया। घर चलो, कैसे मिर्ची पकौड़ा बनता है दिखाती हूँ। इतना कहकर सास बहू बिना कुछ बेचे ही उस दिन के लिए चुपचाप दोनों घर वापस आ जाती है। सास बहू की कॉमेडी सुनने के बाद प्रसाद और रमेश दोनों हंसने लगते हैं। ये सब देखकर अनामिका ठान लेती है कि अब वो अपनी सासू माँ से मिर्ची भाजी बनाना तो सीख के ही रहेगी। अगले दिन ही ठेला लगाकर उसे जितना आता था वैसे ही मिर्ची पकौड़ा बनाकर वो बेचने लगती है। वहाँ पे जो भी ग्राहक आ रहे थे वो उसके मिर्ची पकौड़ा देख के हंस के चले जा रहे थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनामिका को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बहुत दुखी हो जाती है। प्रसाद, रमेश, शारदा तीनों मिलके उसे समझाते हैं, उसे धैर्य रखने को कहते हैं। फिर अनामिका धीरे धीरे स्वादिष्ट मिर्ची पकौड़ा बनाना सीख जाती है, पर उसके बावजूद कोई भी उसके दुकान में ग्राहक नहीं आते। इस बात को लेकर वो सोच में पड़ जाती है। आसपास बस 2-3 पकौड़े के दुकानी है, फिर भी मेरे पास कोई क्यों नहीं आ रहा है? लगता है वो कई सालों से बेच रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो उन्होंने कभी नहीं किया हो। अलग वैरायटी, और वो होगा कट चिली। अच्छी तरकीब है। इस तरह का सोच विचार करके अनामिका मिर्ची को बीच से काट देती है। शारदा उसे इस काम में मदद करती है। फिर अनामिका आवाज लगाकर कहने लगती है, आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म कट चिली खाइए। अब तक आपने सिर्फ मिर्ची भाजी खाई है, अब कट चिली का मजा लीजिए। कट चिली का स्वाद एक बार जुबान पे लगेगा तो बस मुंह से वाह वाह ही निकलेगा। उसकी बातें सुन के सभी लोग उसके ठेले पे आने लगते हैं और जैसा उसने कहा था, लोग वहाँ पे कट चिली खाने के लिए भीड़ लगा देते हैं। अरे वाह बहू, क्या दिमाग है तुम्हारा। अगर हमारा कट चिली का व्यापार ऐसे चल गया फिर तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। ये सब कट चिली का मैजिक है सासू माँ। आप पैसे लेकर उन्हें कट चिली दीजिए और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म कट चिली बनाती हूँ। फिर अनामिका जल्दी जल्दी कट चिली बनाने में लग जाती है। उधर शारदा पैसे लेकर जिसे जितना चाहिए था कट चिली पकोड़े देने लगती है। इस तरह गरीब बहू रानी अनामिका का कट चिली का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी हो जाता है और वो ढेर सारे पैसे कमाते हैं और धीरे धीरे अनामिका और उसके परिवार
अमीर हो जाते हैं।